हम आपका इस सत्र में स्वागत करते हैं। यह सत्र आत्म प्रबंधन पर आधारित है। इस सत्र से आपको अपने आप को समझने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कौशल प्राप्त होंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वप्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब है। स्वप्रबंधन का अर्थ है वह क्षमता जिससे आप अपने व्यवहार, विचार और भावनाओं को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं जिससे आपके और आपके काम के लिए बेहतर परिणाम मिलें। स्वयं प्रबंधन के कई पहलू होते हैं जिनमें शामिल है आत्मजागरूकता, अपनी भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता। आत्मप्रेरणा, प्रेरित रहने और कार्यों को पूरा करने की आपकी क्षमता। आत्मनियमन, कार्यों को अनुकूलित और संरेखित करने की आपकी क्षमता। समय प्रबंधन, अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं इसको नियंत्रित करने की आपकी क्षमता। तनाव प्रबंधन, दबाव को संभालने का आपका दृष्टिकोण। इस प्रकार स्वप्रबंधन के इन पहलुओं को समझकर और अभ्यास में लाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं। पहला पहलू है आत्मजागरूकता। आत्मजागरूक होने का मतलब है कि आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। आत्मजागरूकता आपको अपनी कमजोरियों को शक्तियों में और अपनी शक्तियों को असाधारण प्रतिभा में बदलने में मदद करेगी। इसमें आपके विश्वासों, पृष्ठभूमियों, राय, पसंद नापसंद और मूल्यों को समझना शामिल है। एक लीडर के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना, खुद की पहचान होना। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता, स्वयं और सामाजिक परिवेश दोनों में। इसमें निम्नलिखित शामिल है। मैं कौन हूँ, स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इससे आप अपने व्यक्तित्व और भावनाओं को समझते हैं। यह आपको अपने कार्यों को बेहतर से नियंत्रित करने में मदद करता है। मैं क्या करता हूँ, स्वयं प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। यह आपको अपनी भावनाओं को संभालने और अपने लक्ष्यों की दिशा में अपने कार्यों को संगठित करने में मदद करता है। परिवेश की पहचान, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। यह आपकी क्षमता है अपने सामाजिक परिवेश को समझने की, दूसरों की भावनाओं को समझने में। सामाजिक कौशलों का नियंत्रण, इससे आप अपने समाज में प्रभाव डालने और सही संवाद करने में सक्षम होते हैं। स्वयं जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास अच्छे नेतृत्व और सही संवाद के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप स्वॉट विश्लेषण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। स्वॉट विश्लेषण का मतलब है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। यहाँ पर आपकी मजबूतियाँ क्या हैं, वो चीजें जो आपको अलग बनाती हैं और आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करती हैं। वीकनेस, कमजोरी। यहाँ आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, वो क्षमताएं जिन्हें आपको सुधारने की जरूरत है और जो आपके प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। अपॉर्चुनिटी, अवसर। यहाँ वह संभावनाएं आती हैं जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में नई दरवाजे खोल सकती हैं और जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। थ्रेट, खतरा। यहाँ वो प्रासंगिक परिस्थितियां आती हैं जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डाल सकती हैं और जिन्हें आपको सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। स्वॉट विश्लेषण आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को समझने और सुधारने में मदद करता है। इससे आप अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का अगला पहलू है आत्मप्रेरणा।
आत्मप्रेरणा वह है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, खुश रहने और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यह वह क्षमता है जिससे हम उन कार्यों को करते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है, बिना किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रभाव में आए। प्रेरणाएं आंतरिक या बाहरी हो सकती हैं। आत्मप्रेरणा हमें उच्च स्तर पर दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। आत्मप्रेरित लोग कैसे होते हैं? आत्मप्रेरित लोगों की विशेषताएं हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की दिशा में एकजुट रखती हैं और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन लोगों को अपने जीवन से क्या चाहिए और क्या महत्वपूर्ण है, इसकी पूरी जानकारी होती है। वे अपनी संघर्षों और सफलताओं से सीखते हैं और इस प्रक्रिया में संरचनात्मक रहते हैं। इस प्रकार आत्मप्रेरित लोग उन्हें उनके उद्देश्यों की ओर आग्रहित करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता की ओर निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। आप भी अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन विकसित कर सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं। अपनी ताकतें पहचानें। सबसे पहले खुद को समझें और अपनी सकारात्मक और प्रतिभाशाली गुणों को पहचानें। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और संवेदनशीलता से निर्धारित करें। यह आपको उन दिशाओं में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं जिसमें कदम दर कदम निर्धारित हो, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें। लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में समर्थ रहें और अपने काम में निष्ठापूर्वक बने रहें। यह आपके सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करेगा। इन कदमों को अपनाकर आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन को स्थापित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का तीसरा पहलू है आत्मनियंत्रण। यह वह क्षमता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को निरंतर निर्धारित करते हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करते हैं। इसमें शामिल हैं लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। आपको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को एक कदम के रूप में निर्धारित करें। लेकिन ऐसे लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? गोल सेटिंग को अच्छी तरह से करने के लिए एक तकनीक है स्मार्ट। हमारे लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। एस से स्पेसिफिक, स्पष्ट, यानी जो स्पष्ट और सीमित हो। एम से मेजरेबल, मापनीय, यानी जिसे मापा जा सके। ए से अचीवेबल, प्राप्ति योग्य, यानी जो प्राप्त किया जा सके। आर से रेलेवेंट, वास्तविक, यानी जो वास्तविकता से संबंधित हो। टी से टाइम बाउंड, समय सीमित, यानी जिसके लिए निर्धारित समय हो। चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है स्पष्ट, स्पेसिफिक। इस चरण में हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित करना होगा। यानी हमें यह निर्धारित करना होगा कि हम किस विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं सफल होना चाहता हूं, अच्छा लक्ष्य है, लेकिन यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के रूप में एक विशिष्ट लक्ष्य यह हो सकता है कि मैं अगले साल 30% की वेतन वृद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। आप अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट बना सकते हैं जब आप अपने आप से पूछते हैं कि आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त कर रहे हैं। आपके टीम सदस्य कौन हैं? आपके संगठन का उद्देश्य क्या है? यह कहाँ होगा? कब समय सीमा है? कौन कौन सी आवश्यकताएं, संसाधन आपको चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर देकर हम अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने का मार्ग तय कर सकते हैं।
अगला कदम है मापनीय, मेजरेबल। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयास को मापने के लिए मापनीय मापदंडों को सेट करना होगा। इससे हम यह जान पाएंगे कि हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कितना प्रयास करना होगा। आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए आपके पास कितना समय है, कितने सदस्य टीम में होंगे, कितने लक्ष्य कवर करने हैं, और लक्ष्य प्राप्त करने पर आप कैसे जान पाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने से आप अपने लक्ष्य की प्रगति को माप सकते हैं और आवश्यक उत्तर मिलने पर आप आगे की कार्रवाई निर्धारित कर सकते हैं। अब आता है अचीवेबल यानी प्राप्ति योग्यता। इसमें हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, और क्या हमारे पास उसे हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। संभवनीयता के लिए हमें बहुत बड़े लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को चुनौतीपूर्ण लेकिन संभवनशील बनाना चाहिए। हमेशा यह देखें कि क्या हमारे पास आवश्यक संसाधन हैं और क्या हमें उपकरण और सहायता की आवश्यकता है। अपनी उम्मीदों की जांच करें और यह निर्धारित करें कि आप कौन सी आशाएं पूरी करना चाहते हैं और किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं। स्मार्ट फ्रेमवर्क का अगला महत्वपूर्ण कदम है रेलेवेंट, वास्तविक। इसका मतलब है कि हमारे लक्ष्य हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर उद्देश्यों से मिलते जुलते होने चाहिए। बड़े मिशन के लिए योगदान देने वाले अर्थपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करें। पुनर्मूल्यांकन करें कि आपके लक्ष्य आपको या आपके संगठन को कैसे मदद करेंगे। हमेशा देखें कि यह आपकी दीर्घकालिक योजना के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें स्पष्ट रखें। खुद से प्रश्न करें, क्या मैं अपने उद्देश्य से भटक रहा हूं? और अंतिम में टाइम बाउंड, समय सीमित। हमें अपने लक्ष्य को एक स्पष्ट समय सीमा में प्राप्त करना होगा। इससे हम अपने प्रयासों को समय सीमा में संरचित और नियंत्रित रख सकते हैं। ठीक से समय सीमा निर्धारित करें कि मैं अपना लक्ष्य कब प्राप्त करूंगा। और विचार आप निर्धारित कर सकते हैं कि मेरे छोटे टारगेट यानी दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य क्या हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन को एक सरल तकनीक से समझते हैं जो आपकी दैनिक गतिविधियों में उपयोगी हो सकती है। समय प्रबंधन शुरू करने का सबसे आसान तरीका एक चेकलिस्ट यानी कार्यसूची के माध्यम से है। अपने दिन की शुरुआत कार्यसूची के साथ करें। एक कार्यसूची बनाने से आप अपने दिन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। कार्यसूची को आप इस प्रकार 5 चरणों में बना सकते हैं। हर दिन की शुरुआत में 15 मिनट निकालें और अपने दिन की योजना बनाएं। सबसे पहले कैप्चर, अपने दिमाग में चल रहे सभी कार्यों को एक सूची में डालें। कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे ईमेल भेजना, प्रोजेक्ट पर काम करना या किसी से मिलना। इस चरण में सभी कार्यों को एकत्रित करें ताकि आप कुछ भी न भूलें। इसके बाद स्पष्टीकरण, क्लैरिफाई। अब इस सूची में दिए गए प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे उपकार्य में विभाजित करें। यह कार्य को स्पष्ट और प्रबंधनीय बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका कार्य रिपोर्ट लिखना है तो इसे डेटा एकत्र करना, लेखन और संपादन जैसे उपकार्य में विभाजित करें। इसके बाद संगठित करें, ऑर्गेनाइज। अब इन उपकार्य को व्यवस्थित रूप से नोट करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य कब किया जाना चाहिए और कार्यों के बीच निर्भरता क्या है। इससे आप जान पाएंगे कि किस कार्य को पहले करना है और किसे बाद में। अब अगले चरण में एक बार फिर से विचार करें यानी रिफ्लेक्ट। कुछ कार्यों को पुनः प्राथमिकता दें और एक यथार्थवादी दैनिक कार्यक्रम बनाएं। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और समय कर रहे हैं। और अंतिम चरण, सक्रिय हो जाएं।
एंगेज। अब जब आपकी कार्य सूची तैयार है तो काम में जुट जाएं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करें और अपनी सूची के अनुसार आगे बढ़े। इन 5 चरणों का पालन करके आप अपने दिन को अधिक उत्पादक और संगठित बना सकते हैं। अब हम सेल्फ मैनेजमेंट के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को विस्तार से समझें, जो है स्ट्रेस प्रबंधन यानी तनाव प्रबंधन। सबसे पहला सवाल यह होता है कि तनाव क्या है? आखिर तनाव से हम क्या समझते हैं? हम सभी को तनाव होता है, लेकिन क्या हम इसकी परिभाषा को जानते हैं? तनाव को सबसे सरल तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यह मांग और क्षमता के बीच का अंतर होता है। क्षमता का मतलब होता है कि आप में किसी भी प्रस्तुत कार्य को करने या स्थिति को संभालने की क्षमता है। यह क्षमता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि आपके पास कितना समय है कार्य को करने के लिए, आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं और आपके पास कितनी ऊर्जा है। और जब आपकी यह क्षमता कम हो जाती है तो तनाव बढ़ जाता है। अगर एक ओर आपकी क्षमता है तो दूसरी ओर है किसी भी स्थिति की मांग। स्थिति की मांग का मतलब होता है स्थिति का दाव या संभावित प्रभाव। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति की कठिनाई किस स्तर पर है। कुछ समस्याएं बहुत कठिन होती हैं और हमारे हाथों से बाहर होती हैं। उनसे जुड़ी उपलब्धियों पर भी इसका असर होता है, जैसे कि ऑपरेशन के समय या कोई महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण जो आपको सफलता दे सकता है। और कुछ स्थितियों की भावनात्मक मांग भी अधिक होती है, जैसे कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। जब भी मांग बढ़ती है तो तनाव भी बढ़ता है। इसीलिए तनाव को क्षमता और स्थिति की मांग के बीच के अंतर से ही समझना चाहिए। कोई भी स्थिति की मांग अगर अधिक भी हो परंतु आपकी क्षमता के भीतर हो तो आपको तनाव नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे अंतर बढ़ता है आपको अधिक तनाव महसूस होता है। इसी कारण स्ट्रेस प्रबंधन में आपका लक्ष्य इस अंतर को कम करना है। इसके लिए 2 प्रमुख तरीके हैं, एक आपकी क्षमता को बढ़ाना और दूसरा स्थिति की मांग को कम करना। जब आप तनाव को इस अंतर के तरह देखने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि तनाव आपकी प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। जब बिल्कुल अंतर नहीं होता, यानी आप अपनी क्षमता के भीतर ही काम करते हैं, तो कई बार एक आलस की स्थिति आ जाती है जिसमें उत्पादकता कम रहती है। धीरे धीरे जब यह अंतर बढ़ता है और आपके सामने कुछ ऐसे चुनौतियां आती हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपकी उत्पादकता बढ़ती है। इसे आइडियल जोन यानी आदर्श क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन अगर अधिक समय तक निरंतर तनाव बना रहे और तो वह स्ट्रेन और बर्नआउट की दिशा में ले जाता है, जहां पर आपकी उत्पादकता बहुत ही घट जाती है। निरंतर तनाव की स्थिति को हम चिरकालिक तनाव कहते हैं। लेकिन यह चिरकालिक तनाव कैसा दिखता है? तनाव हर व्यक्ति के लिए अलग दिखता है और हर व्यक्ति तनाव को अलग अलग तरीके से संभालता है। लेकिन इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। आइए एक बार तनाव के लक्षणों को देखें। नींद में कठिनाई, हमेशा चिंतित या व्याकुल महसूस होना, चिड़चिड़ाहट या उदासी महसूस करना, ऊर्जा की कमी महसूस होना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, समस्याएं और लगातार चलने वाले विचार भी इन लक्षणों में से कुछ हैं। ये लक्षण हमें यह बताते हैं कि तनाव के प्रति संवेदनशील होना और इसे समय रहते नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। अब देखते हैं कि हम तनाव का प्रबंधन कैसे करें। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुख्य घटक होते हैं। हमारे ब्रेन को 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, स्पष्टता, संबंध और क्षमता। आइए इन्हें विस्तार से देखें। सबसे पहला है स्पष्टता। हमारे ब्रेन को स्पष्टता पसंद है। जब भी स्पष्टता की कमी होती है तो वह विचलित हो जाता है।
इसीलिए अव्यवस्थित, बहुकार्यक और विमोहक परिवेश में मन स्पष्टता खो देता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि शोर शराबे में या जब आपका सामान अव्यवस्थित होता है तो बेचैनी भी बढ़ती है। इसीलिए अपनी दिनचर्या में स्पष्टता बनाए रखने के लिए आप ये कर सकते हैं। अपना दिनचर्या योजना बनाएं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, विशिष्ट, मापनीय, प्रासंगिक, संयोजनशील, समयबाधित। व्यवस्थित रहें। छोटे छोटे कदम उठाएं। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे स्पष्टता में सुधार हो और आपका तनाव प्रबंधन हो सके। दिमाग की एक और महत्वपूर्ण जरूरत संबंध है। अकेलापन और अलगाव की भावना मन को असुरक्षित महसूस कराती है। आपने महसूस किया होगा कि अक्सर तनाव की स्थिति में आप खुद को सबसे अलग पाते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। इसी तरह के समय पर लोगों से जुड़ना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। अपने संबंधों को सुधारने और तनाव को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. मदद मांगें। जब आप अपने आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं तो आपका तनाव कम हो सकता है। दूसरों से सहायता मांगने से आपको आत्मविश्वास और सहायता का एहसास होता है। 2. प्रशंसा करें। अपने और दूसरों के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा करना एक पॉजिटिव और संबंधों को मजबूत करने वाला तरीका होता है। इससे आपके संबंधों में सम्मान और सहयोग का वातावरण बनता है। 3. समर्थन समूह। एक समर्थन समूह आपको उस व्यक्तिगत समस्या के सामने साझा करने में मदद कर सकता है जिसका सामना कर रहे हैं। इससे आपको एक समझदार, साथीदारी भावना मिलती है और आपका तनाव कम हो सकता है। 4. खुद की देखभाल। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। और स्ट्रेस प्रबंधन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमता। तनाव की स्थिति में मस्तिष्क आत्मसंदेह और भय के एक पैटर्न में गिर जाता है, जिसे व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। क्षमता में वृद्धि का अनुभव आपके स्वाभिमान को सशक्त करता है। जब हम तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में स्वाभाविक रूप से सुधार होता है। इन उपायों से आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नियमित व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारकर आपकी क्षमता को बढ़ाता है। कोई कौशल सीखें। नए कौशल सीखना आपके मस्तिष्क की स्थिरता और क्षमता में सुधार कर सकता है। रोज कार्रवाई करें। अपने लक्ष्यों की ओर प्रतिदिन कार्रवाई करना आपकी समय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करता है। ध्यान और मेधावी अभ्यास करना मस्तिष्क को स्थिर और एकाग्र करके आपकी क्षमता में सुधार कर सकता है। इन उपायों से आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में अधिक सक्रिय और समर्थ हो सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट के आज के सत्र में बस इतना ही। हमारे सत्र से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, सफलता की यात्रा आपके साथ ही शुरू होती है। इसलिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस, प्रतिबिंबन और प्रबंधन का ख्याल रखें। धन्यवाद।